हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत थार का मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे, जिसका हमने वर्गीकरण कर चुके थे कल की क्लास में। तो दो भागों में हमने जलवायु के आधार पर मरुस्थल का वर्गीकरण किया था, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर हमने उच्चावच के आधार पर शुष्क मरुस्थल का विभाजन किया था और अर्ध शुष्क का भौगोलिक विभाजन के आधार पर चार भागों में मैंने कल आपको बताया था, घग्गर, शेखावटी, नागौरी और गोडवाड़। और जो अपना शुष्क प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, उसको दो भागों में बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हमने शुष्क रेतीला प्रदेश स्टार्ट किया था, जिसकी हमने विशेषताएं देख चुके थे। तो हम आज फिर जो अपने शुष्क मरुस्थल में जो शब्दावली आई थी, हमादा, रेग, लाठी सीरीज, चांदर, नलकूप, अक्कल गांव, मगरा, कुलदरा ग्राम, इसकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने हमादा और रेग ये तो पढ़ चुके थे। अपने मरुस्थल के प्रकार में राजस्थान में तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, हमादा, रेग और ईरग। इसका तो हम चर्चा कर चुके थे। फिर हमने लाठी सीरीज की चर्चा करनी बाकी थी और मगरा का भी हमने चर्चा कर चुके थे कल की क्लास में। तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे लाठी सीरीज से कि लाठी सीरीज क्या है। तो अपने राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, जिसमें जैसलमेर में लाठी सीरीज की हम चर्चा कर रहे थे। लाठी सीरीज क्या है, तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसमें जो जैसलमेर जिला है, उसमें पोखरण तहसील से लेकर मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, जिसमें सेवन घास के मैदान है। जिस भूपट्टी में सेवन घास के मैदान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेवन घास की भी मुख्य विशेषताएं खूब से सारी है, जो कि पश्चिमी यानी सेवन घास है वो, उसका कई बार एग्जाम में उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है। और ये पूछा गया कि सबसे पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो सेवन घास आ जाती है। एग्जाम में कई बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको स्थानीय भाषा में अगर हम बात करना चाहें कि किस नाम से जाना जाता है सेवन घास को, तो वो स्थानीय भाषा में तो नाम में था, यानी जैसलमेर के जो क्षेत्र उसमें तो लिलोन के नाम से। और इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखा जाए सेवन घास का, अगर सेवन घास का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वो आ जाता है लिसिथुरस सिडिकुस। तो हम बात करना चाहेंगे पहले लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज की हम बात करना चाहेंगे तो पोखरण पोखरण से मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर तक जो 64 किलोमीटर लंबी क्या है, सेवन घास का मैदान है, या भूगर्भीय जलपट्टी भी आपको नाम मिल सकता है। यहाँ पर सेवन घास का मैदान है, ठीक है। अब बात करना चाहेंगे सेवन घास का, तो मैंने आपको बता दिया था कि बताना चाहूँगा कि ये धरातल हो गया। धरातल के नीचे मरुस्थलीय में जो जलपट्टी है, ठीक है, भूगर्भीय जलपट्टी बोल दो चाहे मरुस्थल के नीचे, इसके ऊपर पोखरण से जो मोहनगढ़ तक है जैसलमेर, ठीक है, इसमें जो सेवन घास के मैदान है, जो अपना सेवन घास का मैदान है, उसे किस नाम से जाना जाता है, लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये हो गया सेवन घास, ठीक है। और अगर इसकी बात करना चाहें कि इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं जो अपनी भूगर्भीय जलपट्टी है, तो इसमें अधात्विक खनिज के भंडार मिले हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट हो गया। फिर हम बात करना चाहेंगे सेवन घास इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, कई एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है सेवन घास। तो सेवन घास की हम पहले बात करना चाहें तो ये एक प्रकार की शीतोष्ण घास होती है। शीतोष्ण घास है, सेवन घास है वो एक शीतोष्ण घास है। और इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखना चाहें कि सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या आ जाता है, फिर स्थानीय नाम क्या आ जाता है सेवन घास का, ठीक है, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम। फिर बात करना चाहेंगे कि जो अपनी सेवन घास है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं वैज्ञानिक नाम आपको बताना चाहूँ तो लिसिथुरस सिंडिकुस हो गया। फिर बात पूछी जाएगी स्थानीय नाम से, सेवन घास को स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो लिलोन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें कि जो सेवन घास है उसमें गोडावण जो पक्षी है वो सर्वाधिक पक्षी गोडावण पाया जाता है इस घास में, गोडावण।
पक्षी सर्वाधिक हैं। फिर और पूछा जाए तो ये पश्चिमी, जो अपना पश्चिमी राजस्थान आ जाता है, उसकी सबसे लंबी घास है, तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास आ जाती है सेवन घास। ठीक है। फिर और अगर यहाँ से प्रश्न की हम बात करना चाहेंगे कि जो सेवन घास है उसका शीतोष्ण घास हो गई, और ये जो सेवन घास है इसे पारिस्थितिकी संतुलन का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन का भी, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में ये लाठी सीरीज का निर्माण करती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे, मगरा देख लिया था, लाठी सीरीज देख ली, लाठी सीरीज में मैंने आपको सेवन घास बता दिया। फिर हमने लाठी सीरीज देखी, हमादा देख चुके थे पहले, हमादा रेग लाठी सीरीज देख चुके और मगरा देख चुके। अब बात करें हम चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या है? तो अगर चांदन नलकूप की हम बात करना चाहें 3 नंबर पर, चांदन नलकूप ये किस जिले में है? तो पश्चिमी राजस्थान में है, वो तो मालूम ही है। ये लाठी सीरीज है, जो अपनी लाठी सीरीज थी, लाठी सीरीज में जैसलमेर में जो चांदन नामक स्थान पर एक नलकूप बना हुआ है, अर्थात एक कुआं के रूप में बना हुआ है, जहाँ से पूरे आसपास के क्षेत्र में जल की आपूर्ति करता है, जो कि एक मीठे जल का कुआं है। चांदन नलकूप वो जो लाठी सीरीज के अंदर ही एक मीठा कुआं है, उसका नाम चांदन नलकूप रखा गया है, जो कि आसपास के क्षेत्र में जल की आपूर्ति करता है, जिसे थार का गड्ढा के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना चांदन नलकूप है उसे थार के गड्ढा के नाम से जाना जाता है। इसका कह सकते हैं कि ये भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। तो चांदन नलकूप की बात करें तो लाठी सीरीज में, इसकी अगर हम बात करना चाहें तो लाठी सीरीज में, चांदन नलकूप की हम बात करना चाहें तो लाठी सीरीज में स्थित, लाठी सीरीज में स्थित चांदन नामक स्थान पर, लाठी सीरीज में स्थित चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप, नलकूप जहां से आसपास के क्षेत्र में किसकी आपूर्ति होती है? जल आपूर्ति होती है। ठीक है। अब बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दूसरा मैंने बताया कि इसे थार का गड्ढा के नाम से भी जाना जाता है, थार का गड्ढा भी कहते हैं। फिर हम और विशेषता की बात करें इसकी, तो ये भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण भी है। भूगर्भीय, भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है, क्योंकि जो लाठी सीरीज में स्थित जो चांदन नलकूप है वो ही एक ऐसा कुआं है जिस, जो मीठा पानी का कुआं है, उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है आसपास के चांदन नलकूप के, उसमें ये पानी की सप्लाई इसी कुएं से होती है। तो ये भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। ठीक है। फिर अगर हम बात करना चाहें, दूसरी शब्दावली आ जाती है अपनी, चांदन नलकूप देख लिया, लाठी सीरीज देख ली, मगरा देख लिया। फिर बात करते हैं आकल गांव की। तो 4 नंबर पर हम देखना चाहिए आकल गांव। आकल गांव क्या है? तो आकल गांव की सबसे पहले विशेषताओं की बात करें तो ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में जो जैसलमेर में अपना राष्ट्रीय मरुद्यान बना हुआ है, राष्ट्रीय मरुद्यान, जो राष्ट्रीय मरुद्यान है में आकल गांव स्थित है। जो राष्ट्रीय मरुद्यान है वो भी आकल गांव में स्थित है। यहाँ पर जुरेसिक कालीन जो प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जो अपना आकल गांव है उसमें वनस्पति यानी जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति मिली है। आप पूछोगे कि ये जुरेसिक काल क्या होती है? तो मैंने जब अपना भौतिक प्रदेश शुरू किया था तो बताया था पृथ्वी की भूगर्भीय समय सारणी, जिसमें हमने पृथ्वी के काल को विभाजन किया था, प्राथमिक महाकल्प, द्वितीय महाकल्प, तृतीय महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प। तो मैंने आपको बता दिया कि द्वितीय, तृतीय, जो चतुर्थ महाकल्प में हमने पृथ्वी का विभाजन किया था। तो द्वितीय महाकल्प के मध्यजीवी काल को 3 भागों में बांटा गया था, ट्रेसिक, जुरेसिक और क्रेटिसियस काल।
तो जुरेसिक काल मध्यजीवी महाकल्प को 3 भागों में बांटा था, उसका काल आ जाता है जिसमें घने जंगलों का विकास हुआ था। तो उससे किसका अवशेष मिला? अक्कल गांव में उसी जीवाश्म पार्क का जुरेसिक कालीन पार्क, जुरेसिक कालीन जो प्राकृतिक वनस्पति थे, यानी जो घने घने जंगलों का विकास हुआ था और जो बाद में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया से उसका दबाव हुआ, दब गए थे तो उस क्रिया से, उस क्रिया में जो पेड़ पौधे थे उसके जीवाश्म यानी उस काल की प्राकृतिक वनस्पति जुरेसिक कालीन मिली है, वो अक्कल गांव में है। ठीक है, तो बात करना चाहेंगे जो अपना जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। तो हम अक्कल गांव की अगर चर्चा लिखना चाहें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, ये तो आ जाएगा कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ही हम पढ़ रहे हैं, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में अक्कल गांव स्थित है। और बात लिखना चाहें कि ये जीवाश्म पार्क जहाँ पर जुरेसिक कालीन क्या मिली है? प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं अक्कल गांव में। तो फिर बात करेंगे जीवाश्म पार्क जहाँ पर किसके, कौन से काल की? जुरेसिक कालीन। प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। ये बात होगी अक्कल गांव की। तो हमने लाठी सीरीज की भी चर्चा कर चुके, चांदन नलकूप था उसकी भी चर्चा कर चुके, और कुलधरा मगरा, जो कुलधरा गांव था और मगरा क्या थी, जो अपने पोखरण से बाड़लोतरा बाड़मेर तक जो अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार था, उसकी भी हम चर्चा कर चुके। अब बात करते हैं कुलधरा ग्राम और बच जाता है, कुलधरा ग्राम की ओर चर्चा करना चाहेंगे। कुलधरा ग्राम क्या आ जाता है? तो कुलधरा ग्राम की हम चर्चा करना चाहें। कुलधरा ग्राम तो कुलधरा ग्राम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश तो आ जाता है, उसमें स्थित जैसलमेर का गांव है जहां पर व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं। और अगर कुलधरा ग्राम की बात करें तो यहाँ पर कैक्टस गार्डन भी आ जाता है। जो कुलधरा ग्राम है ये जैसलमेर का भूतिया गांव के नाम से भूतिया गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है कुलधरा ग्राम, क्योंकि यहाँ पर व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और ये तेतीस सागर के अवशेष के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें भी आ जाती है और व्हेल मछली के अवशेष आ जाते हैं। तो हम बात करें कुलधरा ग्राम की, तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित गाँव है, जो कि जैसलमेर का गांव है, जहाँ से व्हेल मछली और किसके अवशेष मिले हैं? डायनासोर के। तो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का गांव है, जैसलमेर का गांव जहां पर किसके अवशेष मिले हैं? जहां पर व्हेल मछली व डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये तो कुलधरा ग्राम की विशेषता हो गई। और बात करें तो यहाँ पर कैक्टस गार्डन भी है, कैक्टस गार्डन। फिर और चर्चा करना चाहें तो जैसलमेर का भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर का कौन से गांव के नाम से? भूतिया गांव, क्योंकि जो व्हेल मछली, तो ऐसे लगता है कि वहाँ के जो व्हेल मछली और डायनासोर के जो बड़े बड़े कंकाल के रूप में देखने को मिलते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये भूत
भूत रात में अगर देखें तो भूत की तरह डरावनी आकृति के रूप में अवशेष रखे गए हैं कुलधरा में। फिर हमने बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की पूरी चर्चा कर ली, कौन सी विशेषता है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो गए, उसकी कौन कौन से गांव हो गए, और मुख्य जो शब्दावली थी उसकी भी चर्चा कर चुकी। फिर हम दूसरा अपना जो विभाजन पढ़ना चाहेंगे वो आ जाता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का हम अध्ययन कर चुके। अब बात करेंगे बालूका स्तूप कौन सा युक्त प्रदेश। तो इसमें चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के राजस्थान में बालूका स्तूप हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं, और कौन कौन से जिले में बालूका स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है। तो सबसे पहले अगर हम बालूका स्तूप की बात करें तो ये महान भारतीय मरुस्थल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है था। जो थार के मरुस्थल में बालू रेत और या रेतीली जो अपनी रेतीली बलुई मिट्टी है, जो थार के मरुस्थल में बालू रेत या हम इसको रेतीली जो बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं से निर्मित जो लहरदार आकृति में मरुस्थल बने हुए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश यानी बालूका स्तूप भी कह सकते हैं। और बात करें कि जो बालूका मिट्टी है उसका सर्वाधिक अगर हम अपरदन की बात करना चाहें कि सर्वाधिक बालूका स्तूपों के अपरदन कब होता है, तो वो मार्च माह से जून माह के मध्य सर्वाधिक आंधिया के कारण अपरदन होता है, ये बात हो गई। और जब बात करें कि जो ऊंचे बालूका स्तूप बने होते हैं उसको मध्य से जो बीकानेर जैसलमेर वहाँ पर ऊँट चलते हैं तो उसके कारवां यानी ऊँटों के जो मार्ग बना हुआ था उससे ऊँटों का जो समूह गुजरता है उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो कारवां के नाम से या गासी के नाम से जाना जाता है। हम बात करना चाहेंगे अगर ये तो अपना हो गया थार के मरुस्थल यानी जो बालूका स्तूप प्रदेश है उसमें धरातल, और हम बात करें कि बालूका स्तूप भैया वो बालूका स्तूप हो गए, ठीक है। इसमें अगर हम चर्चा करना चाहेंगे इसके मध्य से जो ऊँटों का टोला गुजरता है, ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कारवा या गासी के नाम से जाना जाता है, जो दो बालूका स्तूपों के मध्य का मार्ग हो जाता है। किसके मध्य, ये बालूका स्तूप हो गया, बालूका स्तूप फर्स्ट सेकंड, ऐसे बालूका स्तूप खूब बने होते हैं। बालूका स्तूपों के मध्य का मार्ग, ठीक है, यह चर्चा हो गई इसकी। फिर अगर हम बात करना चाहेंगे बालूका स्तूप क्या होता है, तो बालूका स्तूप की हम बात करें बालूका स्तूप, इसको लिखना चाहें तो थार के मरुस्थल में बालू रेत से निर्मित किस प्रकार की आकृति, लहरदार आकृति के स्तूप उसको बालूका स्तूप कहते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे सर्वाधिक अपरदन किस महीने में होता है, सर्वाधिक अपरदन की अगर हम बात करना चाहें सर्वाधिक अपरदन तो वो आ जाता है कौन से महीने में, मार्च से जून के मध्य, ठीक है। मैंने कहा जो ऊँटों का ये क्या हो गया, बालूका स्तूपों के मध्य का मार्ग क्या है, जहाँ से ऊँटों का समूह गुजरता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कारवा क्या है, गासी क्या है, तो यह ऊँटों का समूह गुजरता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि जो शुष्क रेतीला प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर बालूका स्तूपों की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो वो कौन सा प्रदेश आ जाता है, बालूका स्तूप प्रदेश आ जाता है। फिर हम बात करें कि बालूका स्तूप है उसका विस्तार यानी किन किन जिलों में आ जाता है विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो जैसलमेर आ जाता है, जैसलमेर। फिर बात करें बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर आ जाता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू,
चूरू आ जाता है। और बच गए हनुमानगढ़, बीकानेर भी बच गया, बीकानेर तो लिख दिया, हनुमानगढ़, सीकर चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर आ गया, फिर गंगानगर बच गया, गंगानगर। गंगानगर संपूर्ण ना होकर इसका जो दक्षिणी भाग आ जाता है गंगानगर का वो आ जाता है। फिर बात करेंगे जो शुष्क रेतीला प्रदेश का 58.50% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आ जाता है। ये तो हमने शुरुआत में जब वर्गीकरण किया था उसी टाइम लिख दिया। तो अब बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो अगर विशेषता की बात करना चाहें तो इसमें ईरग यानी बालू का स्तूप सर्वाधिक है, जिसमें खड़ीन आकृति खड़ीन की हो जाती है। और बात करें कि ईरग इसी में शामिल है, जो ईरग क्योंकि यहाँ महान मरुस्थल की है, हमने महान जब मरुस्थल को पढ़ा था 3 भागों में बांटा था। हमादा रेग तो हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में ईरग आ जाता है, जिसे महान मरुस्थल की भी संज्ञा दी थी, महान मरुस्थल। ठीक है। और बात करें तो यहाँ बालू का स्तूप सर्वाधिक आ जाते हैं, बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, बालू का स्तूप सर्वाधिक। ठीक है। अब बात करेंगे हम बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, कितने इस प्रकार के राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप राजस्थान में, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, राजस्थान में बालू का स्तूप 8 प्रकार के पाए जाते हैं। उसका हम वर्गीकरण करेंगे, किसने कितने प्रकार से वर्गीकरण किए थे। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है उसकी क्या विशेषताएं हैं, अनुप्रस्थ उसकी क्या, तारा बालू का स्तूप है उसकी क्या विशेषताएं हैं, और कौन कौन से बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।